ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी प्रिय बंधुओं और हमारे साथियों को तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आपका हृदय दिल से स्वागत है और हम आपको यूपीएसआई एग्ज़ाम यूपीएसआई एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो वास्तव में कहना तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये परीक्षा में आप एक इंस्पेक्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं और वहीं से आपको हिंदी को मैं एक रिव्यू करा रहा हूँ। और हिंदी को जब रिव्यू करा रहा हूं तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी का जो भी पेपर आपके सामने जो परीक्षा में दिया जाता है, वहां पर हमें किस किन बिंदुओं पर बहुत गहराई से विचार करना है। और जब हम कोई प्रैक्टिस पेपर जो हमारी एग्जाम के अंतर्गत हैं और जो हमारी एग्जाम के लिए हमारे तैयार किए गए हैं, हमारी जो वीडियो जो आपको दिए गए हैं, उनमें क्या है कि हम वही सब कुछ है जो हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ हट कर के क्या होता है कि कौन से क्वेश्चन हमारे बहुत मार्मिक हैं, कौन से क्वेश्चन हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उन क्वेश्चन के पीछे कौन सा तर्क छिपा हुआ है, उन प्रश्नों के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य जो एग्जाम में बहुत अच्छी सेटिंग करके हमारे सामने रखे जाते हैं। क्वेश्चन सेटर कोई एक सामान्य इंसान नहीं होता है, वो केवल हमारी बुद्धि का परीक्षा लेता है, हमारे तर्क का परीक्षा लेता है, हमारे मस्तिष्क का विश्लेषण करना चाहता है, हमारी सोच को किस हद तक ले जाता है, वहां तक मुझे खोजने का, तराशने का काम करता है। तो हिंदी तो हमारी आपकी एक भाषा है। एक आप अगर शुभ चीज कहें कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान और हिंद राष्ट्र की यही पहचान। अगर हिंदी में भी अगर फेल हो जाते हैं, हिंदी आपकी कमजोर रह जाती है, हिंदी में अपने आप को अच्छा फाइट नहीं कर पाते हैं, हिंदी से आप मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो एक बड़ी शर्म की बात होती है। चलिए ये तो एक पीछे बात थी, लेकिन आज से जो हिंदी का वीडियो मैं एक यूपीएसआई के लिए दे रहा हूं, तो पहला वीडियो जो आपको दे रहा हूं, तो 2017 में यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आए थे, आप देखें वो किस हद तक थे, किस तहत के थे, किस हमारी उम्मीदों से और किस प्रकार की हमारी तैयारी से आज के क्वेश्चन से मेल खाते हैं। यदि इस प्रकार के हम पीछे से प्रैक्टिस पेपर इसलिए पहला सेट दे रहा हूं कि ताकि आप ये जान जाएं कि हमारे आने वाला जो प्रश्न है, आने वाला जो क्वेश्चन है और जो मैं तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरी वो हद तक, वो तह तक, क्या मेरी वो सीमा तक सही चल रही है, नहीं चल रही है। फिर वो क्वेश्चन का जो पुटअप करने का तरीका है, जो सेटअप करने का तरीका है, जो रिव्यूज करने का तरीका है, वो कितना हमारे कल्पनाओं से, हमारे विचारों से, हमारी सोच से, हमारी पढ़ाई से, हमारे अनुभवों से खरा उतरता है। तो इसी के साथ में बहुत ही मार्मिक ढंग से आपके सामने एक क्वेश्चन की श्रृंखला जो 2017 के यूपीएसआई के एग्जाम में दी गई थी, काफी बच्चे उसमें फेल हो गए थे, कितने मार्मिक क्वेश्चन थे और वहां से भी लोग फुल कर जाते हैं। तो सबसे पहले जब कोई एग्जाम हो तो दो चीजें, टू पावर तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पहला कहता है डिस्कवरी पावर, हिंदी में कहते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, वो कहता है खोज शक्ति। ये देखो, खोज शक्ति परीक्षा में यही काम करती है नंबर 1 पे। और नंबर 2 होती है तर्क शक्ति। इन दो शक्तियों का अगर आप सही से प्रयोग करना सीख जाएं, तो कोई भी एग्जाम है वो आपसे दूर ना रहेगी, वो एग्जाम आपकी होगी, वो सफलता आपकी होगी। तो ये तर्क शक्ति और खोज शक्ति जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो व्यक्ति हमेशा कुछ नई चीज को खोजता रहता है, नए तरीके से सोचता रहता है, नए आए हुए बिंदुओं पर अपना मानसिक विश्लेषण करता रहता है, कहता है वो कभी भी परीक्षा में फेल नहीं होता है। और तीसरी चीज होती है, अगर हम इसको और थोड़ा सा देख लें, तो ये भी एक शक्ति है और ये भी कहीं न कहीं से हमारे इस एग्जाम में कहीं मुझे एक तह तक, एक हद तक, एक सीमा तक मुझे ले जाने का काम करती है। तो ये खोज शक्ति तो कहा भी जाता है, देयर आर थ्री पावर्स इन हिंदी और फॉर द गुड एग्जाम और फॉर द बेस्ट मार्क। एक अच्छी परीक्षा के लिए, एक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, एक अच्छी सफलता के लिए जो तीन शक्तियां दी गई हैं, तो पहली है खोज शक्ति। हमेशा पुस्तकों को पढ़ें, जितने ज्यादा पढ़ते हैं उनमें से देखते हैं कहीं इस पुस्तक से कुछ नए क्वेश्चन मिल जाते हैं मुझे, फिर कहते हैं उस पुस्तक को पढ़ा मैंने, उस पुस्तक से नई चीज मुझे मिल गई। तो जब आपने खोजा तभी तो मिला। तो पहले तो खोज सकते, और उस खोजे हुए प्रश्नों को आप एक नोटबुक पर तैयार करते जाएं,
उनको लिखते जाएं, और फिर जब ये खोजी हुई शक्ति को जब कहीं से आप कलेक्ट करके एक नए व्यूज पर जब पहुंच जाते हैं, तो एक आपके पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाता है, मतलब बहुत अच्छी पूंजी तैयार हो जाती है। और वो एग्जाम आपको फाइट करते हैं। तर्क शक्ति हर प्रश्न में, हिंदी के हो चाहे किसी इंग्लिश की बात की जाए, चाहे हिस्ट्री की बात की जाए, हर शब्द में एक कोई ना कोई तर्क छिपा होता है। उसी तर्क के साथ सबसे ज्यादा ये तर्क बहुत काम करती है। हर हिंदी के प्रश्न में तर्क बहुत काम करता है। तर्क ये बताता है क्या शब्द की उपयोगिता है, और वो शब्द क्या अपने अर्थ के अनुसार उस वाक्य के लिए, उस वाक्यांश के लिए, या कहते हैं उस गद्यांश के लिए, कहते हैं यार उस संभाषण के लिए क्या उपयुक्त अपना स्थान प्रकट करता है नहीं करता है। ये चीज बहुत मार्मिक रखती है। तो तर्क ये बताता है कि शब्द की सार्थकता क्या है। ये तर्क शक्ति के माध्यम से सीख लेते हैं। नंबर 3 आती है विश्लेषण शक्ति। अगर किसी ने कह दिया भैया ये चीज सही है, हम नहीं मानेंगे। हम तो तब मानेंगे सही जब वो अपने प्रयोग और उपयोग के अनुसार अपना स्थान सही प्रकट करेगी। कई मतों के अनुसार और कई हमारे विशेषण के अनुसार जब कोई चीज सही हो जाती है तो उसे मान लेते हैं ये चीज सही है, तब तक नहीं मानेंगे। तो विश्लेषण करना मतलब ये होता है कि एक सही बिंदु पर, सटीक बिंदु पर पहुंचना। तो इस 3 शक्तियों का प्रयोग करके आप मेरे साथ हिंदी का अध्ययन करेंगे। खोज शक्ति, तर्क शक्ति, विशेष शक्ति, यही 3 शक्तियां जो होती हैं एक मेधावी छात्र के अंदर, एक प्रतिभाशाली छात्र के अंदर और एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के अंदर होती है। चलिए मैं पहले प्रश्न से, और जहां से मैं कह रहा था कि एक प्रैक्टिस में किस तरीके से 2017 टेन में यूपीएससी में पूछे गए थे क्वेश्चन, उनकी बात कर रहा हूं। बहुत अच्छा है, पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान में भरे। और क्या लिखा था? माता पिता किशोरों को स्वयं से कहता है सीखने में मदद करते हैं। तो कहता है जब बात बस यही देखो 3 शक्तियां लिखी हैं। क्वेश्चन मेरा करा ये है कि माता पिता किशोरों को, एक माता पिता है, एक गुरु है, आपका और भी कोई प्रिसेप्टर है। जब भी मुझे कोई बात बताता है तो बताओ उसका स्रोत क्या होता है। तो कहता बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। इंग्लिश में, हिंदी में कहता है एक अच्छा जो माध्यम होता है ज्ञान का, कहता वो आता कहां से है? कहता व्यक्ति के अनुभव से आता है। अनुभव ही मुझे जीवन में चलना सिखाते हैं। अनुभव ही बताते हैं क्या आगे आने वाला मार्ग सही है, क्या वो सही नहीं है, क्या इसमें कठिनाई है, क्या कठिनाई है। तो वही हम लोग जो पढ़ कर आए थे कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। तो सबसे अच्छा अध्यापक किशोरों के लिए कौन होता है? तो लिखा पहला माध्यम। अरे क्या बात लिखे, ऑप्शन ही गलत बोल दिया, क्योंकि आर जो ऑप्शन है वो मुझे मांग रहा है कि मेरा तर्क कहां पर बैठ रहा है। तो मेरा तर्क कहां पर है और उस शब्द का विशेषण कहां से किया? तर्क का विशेषण है माता पिता के स्वयं के अपने अनुभवों का और अपने बच्चों को देने से दिया गया है। तो क्या बात है, ये भोगों की बात है, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया है। बात आई है सी और डी। जब नैतिक आचरण की बात आए तब तो मर्यादा का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब स्वयं के आदर्श सीखने की बात आए तो अनुभव का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी, ये आपके लिए ऑप्शन था, मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने तो केवल अपनी खोज शक्ति विशेषण का प्रयोग करके मैंने भाग को लिख दिया था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। ऐसे नहीं बदल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन कहता है शुद्धि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? देखो ये शुद्धि शब्द दिया गया, बहुत अच्छा मार्मिक शब्द दिया गया है। और कहता है इसका मुझसे पूछा क्या गया, बहुवचन बताओ। अरे हिंदी में बात की जाती है, हिंदी में दो ही वचन है भैया, एक वचन और बहुवचन की बात की जा रही है। तो शुद्धि, तो काफी शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए हम जन का प्रयोग करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है जन, ये जन शब्द लिखा हुआ है। जैसे कि मान ली हम लिखे थे कि परि शब्द है और इसमें मैंने जन को जोड़ दिया, तो बोलो भैया क्या हो गया? ये कहता परिजन हो गया, ये हो गया परिजन। मतलब एक परिमाणी परिवार होता है, परिमाणी परिवेश होता है, हमारे परिवेश में रहने वाले लोगों का एक समुदाय है, वो परिजन है। ऐसे कहते हैं भैया हमने तो बता, हमने कह दिया भैया हारी है और हरिजन जन लगा दे तो भैया क्या हो जाएगा? तो लिखा था हरिजन हो गया। देखो बहुवचन बनना है अपने आप, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। ये हरिजन मतलब हरि के लोग, वही प्रभु यीशु वाला जो पढ़े थे हरिजन।
अगर यहाँ पर पढ़ दें हम, ये लिखा हुआ सिद्धि और सिद्धि जगह पे जन लगा दे तो भैया सिद्धि जन हो जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है सिद्धि जन। अब हमें पूछा गया था शुद्धि, तो देखो इसमें लिखा हुआ भी है, ऐसा कुछ लिखा भी था, सिद्धि वाला नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे मिलता जुलता। तो ये जन का प्रयोग करने से मुझे पता लग गया, मैंने एक शब्द की खोज की और उससे कई शब्दों का मैंने विश्लेषण करके रूपांतरण करके और नए शब्द तक पहुंच गए। तो नए शब्द तक जहां पहुंचे वहीं पर आपने तर्क शक्ति का प्रयोग किया है, आपने विशेष शक्ति का प्रयोग किया है, अपनी खोज शक्ति का प्रयोग किया है। तो बताएं, तो शुद्धि, शुद्धि में जन लगा दें तो भैया कहां पर लगा हुआ है, ऑप्शन सी में ही लगा, देखो शुद्धि ये लगा हुआ, जन ये लगा दिया, ऑप्शन सी हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। आपका दिमाग फट से गया। गुरु जी पढ़ा रहा था तो मुझे ये बता रहे थे जन का प्रयोग है, जिस शब्द का जो पहला शब्द लिखा हुआ है, देखो परि है, जन है, हरि है, जन है, सिद्धि है, जन है, ये देखो लगा हुआ था। तो कहने मतलब ये एक प्रत्यय के रूप में काम कर रहे थे और ये आपके मुख्य शब्द जो है वाक्य के प्रारंभ में लगे हुए थे, तो वैसे ही बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फटाफट। और एक एक अच्छी सी श्रृंखला आपके सामने। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। यह पेन की स्याही बदल गई, पता नहीं क्या हो। आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया, तो एक वाक्य दिया गया था। ठीक, तो देखिए कहता है कि आधी रात से सोने की कीमतों में उछाल आया, तो ये तो एक वाक्य दिया गया है। जो जब भी ध्यान रखें, यदि कोई वाक्य दिया गया हो और उस वाक्य में कोई ना कोई त्रुटि है, ये पहले पूछ रहा है कोई त्रुटि है, और उस त्रुटि वाले कहता है उस वाक्य के 4 भाग ए बी सी डी में दिए गए। अब कहते हैं किस पार्ट में त्रुटि है, तो यह ध्यान रखें, हमें बहुत जल्दी से हमें अपने कारकों को ध्यान में रखना है। हिंदी में जब भी कोई वाक्य दी गई हो तो 3 बातों को बहुत जल्दी से ध्यान रखें। वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम दिया गया है, उस संज्ञा सर्वनाम के साथ जो अगला शब्द जुड़ा हुआ है वो क्या कारक चिन्ह के लिए सही उपयुक्त बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यदि कारक चिन्ह का कहीं से उसके सार्थक प्रयोग में साथ नहीं बैठ रहा है तो समझिए कोई त्रुटिपूर्ण बात है, नंबर 1। नंबर 2, वो संज्ञा सर्वनाम या कोई वर्ब आपस में जब किसी के साथ में कहे संयोजन करें, मतलब जब जुड़े, तो कहता है कि जो क्रिया होती है, हिंदी में तो वाक्य में क्रिया लास्ट में होती है, अंग्रेजी में तो वही बीच में होती है, तो लास्ट में जो क्रिया होती है वो आपका जो संज्ञा है, जो आपका सर्वनाम है, क्या वो अपना रूप किस रूप में बताता है, सिंगुलर बताता है, प्लूरल बताता है, तुरंत ही संयोजन कर लेते हैं। इस संयोजन का एक नियम है। तो कहता है कि आधी रात से सोने की कीमत, अरे सोने की कीमत, अरे कोई एक नहीं है, सोने की कीमतों में, तो देखो सोने की कीमत अगर यहीं से देखते पढ़ते पढ़ते पता है कि आधी रात से सोने की कीमतों में, आधी रात से कहता है लोहे की कीमतों में, आधी रात से चांदी की कीमतों में, अरे आधी रात से का शेयर बाजार में, भाई बहुवचन ना बता रहा है, प्लूरल नंबर यह सिंगुलर नंबर लगा हुआ था। कहां त्रुटि है, हमें कहीं नहीं ढूंढना पड़ा, ऑप्शन ए में गलती मिल गई। सोने की कीमत, तो सोने की कीमतों में, तो सोने की कीमतों में यहां कहते हैं सोने की कीमतों कर दे, बस बात कहां से यहां से हो। तो आदि से सोने की कीमतों में भारी उछाल आया, बस हो गया सही, ये त्रुटि थी, ये शुद्ध हो गया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बहुत जल्दी से। बदलिए इसमें, कौन बदलेगा, बदलो, क्वेश्चन हटाओ, आई बैठे रहो। वर्णित क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वास्तव में जब परीक्षा में दिया जाता है, हम बहुत अधिक विस्मित हो जाते हैं, बहुत अधिक कहने का मतलब है कि भ्रम में पहुंच जाते हैं, बड़े संदेह घेरे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर किसी व्यक्ति का कोई भी घटना चक्र होगा, घटना चक्र कहता है कोई व्यक्ति है और उसका घटना चक्र मतलब होता है जीवन प्रक्रिया। तो जीवन प्रक्रिया, यदि किसी व्यक्ति के कोई जीवन घटना चक्र या जीवन प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो भैया पर्सन ही तो होगा। और सबसे पहले पर्सन होगा, फिर पर्सन के साथ में कोई वस्तु जुड़ी होगी, तुरंत ही आएगी। वैसे ही व्यक्ति आया तो व्यक्ति के साथ में किसी वस्तु, और वस्तु के साथ होने वाली, जो वस्तु के साथ में होने वाला जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ है जो क्रम है वो घटनाओं का है। बस वैसे क्रम घटनाओं का, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लास्ट तो ये बताता है कि उस घटना से पहले कौन कौन सी बातें उसके जीवन में घटित हुई। तो बस यही घटना चक्र। घटना चक्र में देखो एक बात दे दी गई है, बड़ों को सही क्रम में लगाना है। महाराज जनक तो ब्रह्मचारी थे, पहली बात कहता है, देखो ये लिखा हुआ है, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो कहने का मतलब है कि महाराज जनक जो है एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कहां जाना पड़ा था, स्वर्ग की अपेक्षा नरक में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा, घटना बताती है कि एक महान व्यक्ति को और कहां से कहां जाना पड़ा था, क्योंकि वो कहते हैं कि उनसे एक भूल हो गई थी, जिस कारण, बस यही घटना चक्र, कारण किसके पीछे चल रहा है, यही वाक्य में शब्दों का, ये देखो लिखे, यही वाक्यों का, यह शब्दों का सही क्रम है। सही क्रम को ही बिठा लेना आपकी अच्छी मानसिकता का, अच्छी सोच का, अच्छी विश्लेषण को दर्शाता है। तो सबसे पहले क्या करें, राजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, ऑप्शन सी। तो सही सीधे वो सभी में दिया गया, देखो इसे। अजी जब भूल हो गई थी तो फिर क्या हुआ, कहता है भूल हो गई थी और इसे भूल के कारण ही उनको नरक में जाना पड़ा। तो ऑप्शन कहता है बी। तो ऑप्शन बी, अब ऑप्शन बी भैया देखो, इसमें भी देगा सी और बी और सी और बी, इसके मतलब दो ऑप्शन खत्म हो गए, संघर्ष हो गया। कहते फिर क्या हुआ, जाने पड़ा था, फिर कहता उन्हें क्या स्वर्ग है क्या नरक है, इससे उनको कोई मतलब नहीं लेना था, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए, खुशी खुशी चले गए। और जब खुशी खुशी तो भैया कहे तो भैया तो ऑप्शन डी आ रहा है, तो ऑप्शन डी जो ये दिया गया है, खत्म हो गया। जो हमारा संघर्ष जो है ए और बी में चल रहा था, ऑप्शन मेरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों में को भरें, अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा। बहुत बढ़िया है। देखो यह बात पूछी जा रही है, अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। यदि देश के विद्यार्थी, तो कहते हैं देश का भविष्य उज्जवल कब होगा, जब कहते हैं अकलमंद तेज, फिर कहता है निडर उत्साही, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कहता है आदर्शवादी उज्जवल, ऑप्शन डी कहता है अचेत गरिमाजनक। अरे भैया अचेत गरिमाजनक होगा तो भैया ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा। और कहता है, फिर क्या कहता है, ये अकलमंद तेज, इसके मतलब है कि हमें, अगर विद्यार्थी लक्षण किसका है, एक विद्यार्थी का, बात यहां से ही पुटअप करना है, बात विद्यार्थी की पूछी जा रही है। विद्यार्थी आदर्शवादी होता है, आदर्शवादी ऑप्शन सी में दिया गया, हमें कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। एक शिक्षक होता है वो आदर्शवादी होता है, विद्यार्थी एक आदर्शवादी होता है, गुण उसका इसमें छिपाता है। ये देखो ऑप्शन दिया था, मैंने कुछ नहीं किया, कितना आसान था। बस यही है, मैंने अपने मौलिक तत्व में आदर्शवादिता का प्रयोग करते हुए, और चूंकि मैं भी शिक्षक के रूप में था और आप विद्यार्थी के रूप में हो, तो बस दोनों का एक मुझे सही से बिठाना था सामंजस्य, और मैंने बिठा दिया और आपका सेलेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। जो मैं ऐसा जानती रे किया दुख होए। तो देखो देखो, जो मैं ऐसा जानती रे किया दुख होए, नगर पीटती रे प्रीत ना करियो कोई। गीत की इस, ये तो लिखा है इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। बहुत सही है।
जो मैं ऐसा जानती रे किया। तो देखो, क्या मैं ऐसा जानती, क्या मैं जानती रे, कहता राग को जानती, पश्चाताप को जानती नहीं। ये देखो अपने आप में गलत बात कहां पे हो रही है। देखो, दो बिंदुओं पर बात हो रही है। यहां पर एक गीत जो है, इस पूरी एक पंक्ति में जो आपकी शुक्ति की पंक्ति है, उसमें एक गीत के विषय में और गीत के गुणों की बात की गई है। देखो, बात ये है, पकड़ में बात आई है कि ये पंक्ति जो आपकी शुक्ति जो आपकी दी गई है, उस शुक्ति में कहता है कि किसी गीत और प्रीति के विषय में एक गुणों की बात की गई है। यहाँ राग ढोलक से कोई मतलब नहीं है। तो कहता है, फिर कहता है मैं तो फिर दी गई। कहता है फिर प्रेम, फिर कहता है प्रेम, जहां प्रेम प्रीति की बात की जाती है, वहां फिर प्रेम की बात हट जाती है, अपने आप हट जाती है, क्योंकि ये शब्द कुछ हृदयांगत है। हृदयांगत शब्दों में हमेशा प्रीति शब्द का प्रयोग, राम की प्रीति, कहता कृष्ण की प्रीति, सुदामा की प्रीति, ये देखो कैसे शब्दों का प्रयोग, वहां प्रेम नहीं बताया। ये तो जब हम जाए भाई मीरा बाई, तब वो बात होगी। तो यहां से दो ऑप्शन, बात राग और ढोलक प्रीति और ढुनेरू में आ गई। तो कहता है मैं जो ऐसा जानती रे प्रीति, प्रीति वे किया दुख होए नगर, और कहता ढोनेरो नगर में, कहता ढोलक को देखो, वहां पर पीटती रही और प्रीत न करियो कोई, मुझसे कोई प्रेम कर ले, मुझसे कोई प्रेम कर ले, कोई प्रेम मुझसे करने वाला नहीं मिला। तो इस शब्द ढुनेरा जो था यहाँ कहीं था ही नहीं। एक शब्द इसको पढ़ लेते तो यहाँ से हम भर देते, क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये भी गलत हो गया और ऑप्शन आपका डी हो गया। मैंने थोड़े से अपने शब्दों का विश्लेषण किया और तर्क का प्रयोग करके मैंने फिलअप कर दिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, मेज का सामान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। कहता है मेजें, सही है। तो ये लिखा जैसे कुर्सी कुर्सियां, ऐसे लिखा ना, तो उसमें एक मेजे, देखो मेजी लिख दिया। ठीक कहता है मेजे, मेजे तो लिखा हुआ है लेकिन मेजे नहीं, मेजे अंक बिंदी का अनुस्वार बनेगा, वही बहुवचन होगा, बाद बाकी दो गलत हो गया। अनुस्वार भाषा का शब्द था, तो मेजे हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक, बहुत अच्छे से जब भी पढ़ें, बड़ा ध्यान से गौर से एक शब्द को पढ़ें, और परीक्षा में जब बैठे हो तो एक चीज का ध्यान रखो, कभी धैर्य मत खोइए, कभी ओवरवेल मत होइए, भाव विभोर मत होइए, कहीं माइंड में परप्लेक्शन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल साबी एकदम निडर भाव से मैं परीक्षा में बैठा हूं और मैं एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूं। तो कहते हैं निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कहता है मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो वाक्य ये कहा दिया गया था, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, सदैव सच को कहता है बोलता है, जा रहा व्यक्ति मृत्यु के मुख में, देखो बोलता है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, होता है त्रुटि पूछ रहा है, जा रहा व्यक्ति, खा रहा व्यक्ति, रो रहा व्यक्ति, लिखा जाता है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मृत्यु के मुख में, संकट के द्वार में, संकट के द्वार पर, तथा मुसीबत के समय, ये शब्दों का एक वाक्यांश है, इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे लिखा है मृत्यु के मुख में, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो भैया कहां लिखा है, जब जे भी सही हो गया और जे भी सही हो गया तो जे भी से तो गलत कहां हो गया, ऑप्शन ए, इसलिए ऑप्शन आपका ए हो गया, सदैव सच को। तो कहने वाला है सारा व्यक्ति सदैव कहता है सत्य बोलता है। तो देखो सदैव सत्य, और यहाँ पर सत्य, यहाँ पर को हटा दिया जाए और ये वाक्य अपने आप में सही हो जाएगा, इसलिए गो में गलती थी। ये कहता है सत्य को, सदैव सत्य बोलता है, सत्य को बोलता नहीं, सदैव सत्य बोलता है, सदैव सच बोलता है, सदैव झूठ बोलता है, बस ये सीधी सी बात थी। तो यहाँ पर जो कारक लगा बैठे थे को, ये आपका अनुपयुक्त था और ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। और 10 क्वेश्चन, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी। तो भैया हमने लोगों ने बहुत छोटे क्लासों में पढ़ा था, आज संस्कृत की क्लासों में ये चीजें मिलती हैं, हिंदी की क्लासों में कक्षा 8 से पढ़ करके आते हैं। तो कहता है मालती जोशी, गलत, जयशंकर प्रसाद, यस, जैनेन्द्र कुमार, गलत, और प्रेमचंद, गलत। कितनी जगह जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त की रचना की थी, तो लिखा हुआ है स्कंद रचना किसने की। ये देखो ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 11,
आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने। इसके मतलब हमें यहां पर यह पहचानना है कि एक शब्द होता है विशेष, और विशेष का मतलब होता है हमें संज्ञा से, हमें संज्ञा पहचान पा रहा है। अगर यहाँ पर विशेष लिखा होता, विशेष, तो हम लोग कहते कि भैया ये हमसे विशेषण पूछ रहा है। बस ये दो शब्दों को जानने का मतलब, विशेष माने संज्ञा और विशेष माने विशेषण। तो अब में जो विशेष पाए संज्ञा, भैया रंग, फिर कहता आकाश, फिर कहता आसमान, फिर कहता नीला, ठीक है। तो संज्ञा शब्द का तो कहता है आसमान का रंग नीला होता, आसमान का, ये देखो लिखा आसमान और ये लिखा आसमान, ये संज्ञा शब्द विशेष मिल गया। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट, बड़ा आसान था, शब्दों में ये फिर था। कहता है उस शंकल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए, एक शब्द समानार्थी है, एक समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। देखो कितने आसान क्वेश्चन हमारे पिछले एग्जाम में 2017 का में वो यूपीएसआई एग्जाम का एक आपको मॉडल जो आप बच्चों से पूछा गया था, और हमारे बच्चों ने वहां पर भी इन छोटे छोटे प्रश्नों का भी जवाब नहीं दे पाया। चलिए आज एग्जाम 2017 के बाद में आज करीब 8 वर्ष हो चुका है, लेकिन क्या वो हिंदी का ग्रामर क्या बदला है? हिंदी ग्रामर तो वहीं पर है, बस केवल हम अपने एक नई सोच से एक नई उपज के साथ पढ़ रहे हैं, बस वहीं सीख रहे हैं। तो कहता है उच्छृंखल, उच्छृंखल का तो पहले तुम जानते हैं भैया ये लड़का बहुत उदंडी है, शैतानी वाला होता है। उच्छृंखल मतलब होता है शैतानी किस्म का बालक होता है, और जिसे कहते हैं ये भैया बालक बहुत उदंडी है। देखो ये लिखते हैं, ये उदंडी बालक है, ये शैतानी। तो कहता है उस संकल्प के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। तो पहला देखो ये दिया गया तो है, बिल्कुल सही है। फिर कहता है जो नहीं है तो बताना है। फिर कहता है फिर कहता है निरंकुश योग होता है। चलिए जो भी हो गए, अब बचा है अक्कड़ और भुक्कड़। इसके मतलब है कि उच्छृंखल शब्द का अर्थ जो है भक्कड़ भी होता है लेकिन अक्कड़ नहीं होता। तीनों हो गए, आपका ये गलत था, यही ऑप्शन लगाना था आपको। तो ये देखो मैं यही ऑप्शन मिल गया। तो इसे आपका अक्कड़, ये कहता है कौन सा नहीं है, अक्कड़ नहीं है, बात बाकी तुम्हारे सही हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। चलिए देखते हैं। तो विचित्र है, विचित्र माने कहता है विचित्र है, विचित्र का भिन्न होता ही है। ये कहता है अनूठा होता ही है। ये कहता है विलक्षण व्यक्ति है, विचित्र है, ये रहस्यमय शब्द नहीं है। यही आपका, बस यही आपका आंसर मिल गया। क्योंकि 3 समानार्थी भिन्न, विचित्र होता है, अनूठा होता है, विलक्षण, तथा विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है, मतलब बहुत ही अद्भुत प्रतिभा वाला, वही अद्भुत विचित्र हो गया। तो रहस्य नहीं होता है, रहस्य ही गलत हो गया था। यहीं से आपको सही प्रश्न का चयन करना था। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा बढ़िया। देखो एक अलंकार की जो है सूक्ति लिखी गई है, कनक कनक ते शोभनी मादकता अधिकाय। इस पंक्ति में कहता है कौन सा अलंकार है? तो देखो कहता है जब दो शब्दों की पुनरावृत्ति दी गई और जब दो शब्द पुनरावृत्ति दी गई हो, और कहता है दो शब्द, अगर ये दो शब्द दिए गए, अगर इनके अर्थ एक एक से ज्यादा हो जाएंगे तो ये श्लेष में पहुंच जाएगा, और जब एक ही एक भिन्न अर्थ देगा और तभी यमक होगा। बस इतनी ही अंतर है, श्लेष यमक में इतना ही अंतर है। अगर कनक के एक अर्थ जो है कनक और ये लिखा है कनक, तो हमने पढ़ा था ये वही सोना वाला पढ़ा था, और ये हमने धतूरा पढ़ा था, धतूरा पढ़ा था। यदि एक कनक सोना से ज्यादा एक और